हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड मेथड्स को, और जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में हैं वो सारी हम यहाँ पर इस वन शॉट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लास बना रखी है जिसका नाम है कंप्यूटर। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है मेंबर वेरिएबल और एक है मेंबर मेथड। मेंबर वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं और मेंबर मेथड को बिहेवियर भी बोल देते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो मेंबर मेथड है यही होते हैं हमारे मेथड्स जो हमने यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, इन्हीं की हम बात करने वाले चैप्टर में, जो यूज़र डिफाइंड मेथड्स हैं। और ये मेंबर मेथड एक तरीके से जो हमें समझाते हैं वो है कि बिहेवियर, कि हमारे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होगा। ये तो मोटी मोटी बेसिक सी बातें हैं। अब इसके थोड़े अंदर को आते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लास बनाई थी कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर एक तरीके का तुम समझ लो एक घर है। ठीक है, एक कंप्यूटर एक घर हो गया, इसके अंदर कोई भी नहीं घुस सकता। इसमें घुसने के लिए इस घर की चाबी चाहिए। तो ऐसे ही जब हमें घर में घुसने के लिए चाबी चाहिए होती है, उसी तरीके से इस क्लास की चीज़ों को यूज़ करना है, जो इसके अंदर एट्रीब्यूट और बिहेवियर है, उसके लिए हमें इसकी चाबी की ज़रूरत है। और इसकी चाबी इसका ऑब्जेक्ट होता है। इसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसके अंदर रखे हुए एट्रीब्यूट या जो इसके बिहेवियर हैं, मतलब जो इसके मेंबर मेथड हैं, उनको हम चला पाएंगे। तो इसकी चाबी बनाने का तरीका क्या है, मेरा मतलब इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है। तो वो होता है क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड की मदद से हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे और फिर क्लास का नाम आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपनी जो क्लास है कंप्यूटर, उसका एक ऑब्जेक्ट C1 नाम का क्रिएट कर दिया है, जिसकी मदद से मैं इसके अंदर रखे हुए मेंबर मेथड और मेंबर वेरिएबल को यूज़ या एक्सेस कर पाऊँगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं सिंटैक्स ऑफ अ मेथड। तो मेथड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए है एक्सेस मॉडिफायर, इसको एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। उसके बाद रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नाम आएगा और कौन से पैरामीटर वो मेथड लेता है वो उसके बाद आएंगे। और यहाँ पर आगे हमारे मेथड की बॉडी। जो एक्सेस मॉडिफायर हैं या एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं, वो चार तरीके के हो सकते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। अगर हमने पब्लिक का यूज़ किया है तो उस केस में जो हमारा मेथड है उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के बाहर से, अंदर से, किसी दूसरे पैकेज में, कहीं कहीं से भी, क्योंकि वो पब्लिक है। प्राइवेट होगा तो सिर्फ उसी क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, मतलब मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन होगी, और कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाएँ। प्रोटेक्टेड के केस में सिर्फ जो उसकी चाइल्ड क्लास है वो ही उसको एक्सेस कर पाएगी, मतलब इनहेरिटेंस जब हम कर रहे होंगे, ये कोर्स में है नहीं। और डिफ़ॉल्ट तब यूज़ होता है जब हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो ऐसा भी हो सकता है हम यहाँ कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर ना दें, उस केस में डिफ़ॉल्ट का यूज़ होगा। और डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जो हमारा पैकेज होता है उसके अंदर से हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये उसका विजिबिलिटी है, इतना मतलब स्कोप होता है डिफ़ॉल्ट का। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद आता है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप जैसे नाम है, रिटर्न करने वाली चीज़ का टाइप, भाई वो कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप हमारे जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप तुमने पढ़े हैं, 8 टाइप के होते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी रिटर्न टाइप में आते हैं, बट उतना हमें जाना ही नहीं, उतना सिलेबस में है नहीं। लेकिन जो चीज़ सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट है वो है वॉइड। वॉइड का यूज़ तब करेंगे जब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो जैसे मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तब मैं लगाऊंगा वॉइड। ठीक है, तब यहाँ पर आएगा वॉइड। मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा, पर उस केस में आता है वॉइड। और ये जो मैंने तुम्हें रिटर्न टाइप बताए, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है इंट, फ्लोट, डबल और वॉइड। बहुत सारा जो तुम्हारा पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह बनेगा उसमें फ्लोट, डबल, वॉइड और इंट इतने में ही काम हो जाता है। ये बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, कैर, बुलियन ये बहुत कम यूज़ होते हैं, पर पता होने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा रिटर्न टाइप। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई जो मेरा फंक्शन है उसमें पहले आएगा एक्सेस मॉडिफायर, तो मैंने लिख दिया जैसे एग्जांपल के लिए पब्लिक। ठीक है, पब्लिक हो गया। अब पब्लिक के अलावा प्राइवेट भी हो सकता है, बिल्कुल प्राइवेट भी हो सकता है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। और डिफ़ॉल्ट तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये तो हो गए मेरे एक्सेस स्पेसिफायर। अब आते हैं रिटर्न टाइप पे। तो रिटर्न टाइप भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैंने लिखा जैसे पब्लिक इंट
ठीक है जी। पब्लिक मैंने लिख दिया डबल, ये भी चलेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा तो उस केस में क्या आएगा, वॉइड। उस केस में आता है वॉइड, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा है तो तुम ऐसा सोचो कि प्रोटेक्टेड होगा, वो तो सिर्फ एग्जांपल था। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एक्सेस स्पेसिफायर में, या पब्लिक भी हो सकता है, तो पब्लिक वॉइड, ठीक है। मैं तीनों केस में पब्लिक ही ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मान लो यहाँ भी पब्लिक है, तो पब्लिक इतना हम बनाते हुए आ रहे हैं। अब मेथड का नाम कुछ भी वैलिड जो तुम्हारे आइडेंटिफायर होते हैं वो हो सकता है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने ऐड, पब्लिक इंट ऐड। ऐसे यहाँ पब्लिक डबल मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ, भाई ये भी चलेगा। ऐसे ही पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। अब ऐसे एक और बात मैंने बतानी थी, क्योंकि जिनमें रिटर्न टाइप लिखा है, जैसे यहाँ इंट डबल है, भाई ये रिटर्न टाइप इनका बता रखा हमने कि ये कौन सी चीज़ें लौटा के देगा, तो हमें इनमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू लौटानी है। तो जैसे यहाँ इंट है तो इसमें रिटर्न करूँगा मैं कौन सी वैल्यू, कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू। ऐसे डबल वाले में मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके जब रिटर्न करवाऊँगा तो कोई डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवाऊँगा, ये तो करवाना पड़ेगा। वॉइड के केस में ऐसा नहीं करना होता, रिटर्न का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि भाई वॉइड का मतलब होता ही है कि हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, ठीक है। तो ऐसे मेथड्स का ज़्यादातर यूज़ तब होता है जब हमें कुछ डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन बी में भी आता है, वो पहला वाला क्वेश्चन अगर याद होगा जिसमें हमें मेंबर मेथड बनाने होते हैं उस टाइप का, तो वहाँ पर नोटिस करा होगा तो वॉइड वाले मेंबर मेथड भी होते हैं जब ज़्यादातर हमें जब कुछ डिस्प्ले वगैरह करना होता है। अब मेथड का नाम आ गया, उसके बाद है पैरामीटर। तो पैरामीटर तुम्हारे आएंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट खोला हमने। अब इसके अंदर जो हमारा पैरामीटर है वो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मेरा जो फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू लेता है और ए की वैल्यू लेता है, तो मैंने लिखा इंट ए, ठीक है। ये वैल्यू को लेने के लिए वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है नाम, वैलिड नाम कुछ भी रख सकते हो, बस वैलिड होना चाहिए। और किस तरीके की वैल्यू लेगा वो वेरिएबल, वो तो इंटीजर वैल्यू लेगा और ए नाम का वेरिएबल है। पर इससे मुझे समझ में आया कि इसके पास कितना 1 पैरामीटर है, 1 पैरामीटर। तो भाई इस फंक्शन को मैं सिर्फ ए की वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 2 वैल्यू देना चाहूँ तो कोई बात नहीं, 2 भी हो सकते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी। तो ये इसके कितने पैरामीटर हो गए, इसमें 2 पैरामीटर हो गए, ये 2 वैल्यू लेगा लेकिन इंटीजर टाइप की ही लेगा, ठीक है। भाई बड़ा नखरे वाला होता है फंक्शन, जैसे बच्चे नहीं होते नखरे वाले, बोलते मैं यही वाली चॉकलेट खाऊंगा तो यही वाली खाऊंगा, तो फंक्शन के साथ भी वही है कि भाई 2 वैल्यू लूँगा तो 2 ही लूँगा, या 1 लूँगा तो 1 ही लूँगा, और किस तरीके की लूँगा वो भी मैंने बता रखा, इंटीजर टाइप की। तो भाई उसके अलावा कुछ दोगे तो मैं एरर दे दूँगा, तो ये भी चीज़ है। अब क्या इंटीजर ही ले सकते हैं, ना जी, अगर मैं चाहता हूँ कोई और वैल्यू देना वो भी दे सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। तो यहाँ डबल टाइप का बताना पड़ेगा कि भाई ये डबल वाली वैल्यू लेता है, और नाम कुछ भी रख सकते हो वेरिएबल का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू लिख दिया मैंने, वैल्यू। तो यहाँ पर एक वैल्यू लेता है डबल टाइप की और जो वेरिएबल का नाम है वो है वैल्यू। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं हमारे फंक्शन। ये हो गए मेरे 3 फंक्शन, तीनों अलग अलग हैं, कोई अलग वैल्यू लौटाता है, कोई दूसरी कोई वैल्यू लौटाता ही नहीं है, कोई वैल्यू अलग अलग ले रहा है, पैरामीटर का नंबर कम ज़्यादा है, तो ये तीनों वैलिड हैं। इसके बाद क्या होता है, इनका आता है जो बॉडी, तो इस तरीके से इसकी बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर कुछ ये जो काम कर रहे होंगे वो होगा, ये होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर वॉइड है तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं हो रहा, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ वॉइड की बजाय इंट हो जाता, इंट, तो फिर मेरे को यहाँ जो मैंने इसकी बॉडी बनाई है, इसकी बॉडी में अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता और कोई इंटीजर वैल्यू लौटानी पड़ती, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मेथड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे होती है, इसका सिंटेक्स क्या है, वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पूछनी है मैंने, मान लो मैं यहाँ पर पब्लिक को हटा दूँ तो क्या ये सही है या गलत है, या मुझे एरर आएगा, सोच के बताना। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो ये वैलिड है क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर में एक डिफ़ॉल्ट भी मैंने अभी बताया था, जो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, जब हम कुछ नहीं लिखते तो जावा डिफ़ॉल्ट का यूज़ करता है। तो इस केस में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाले एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे हम मेथड प्रोटोटाइप और मेथड सिग्नेचर के बीच का डिफरेंस।
ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर इसका क्वेश्चन ही आता है 1 या 2 मार्क्स में, और इस तरीके का तुमसे डिफरेंस वगैरह पूछ सकते हैं। तो मेथड जो प्रोटोटाइप है और मेथड जो हमारा सिग्नेचर है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है इनके बीच में। क्या है वो है कि इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मेथड डेफिनेशन। ये प्रोटोटाइप की बात हो रही है कि जो पहली लाइन होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ये पब्लिक इंट ऐड इंट ए, ये क्या है मेरा मेथड का प्रोटोटाइप है। जैसे ये देखो एग्जांपल, पब्लिक इंट सम इंट ए इंट बी। अच्छा जी, तो मेथड का सिग्नेचर क्या है फिर? तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली मेथड नेम एंड पैरामीटर। भाई प्रोटोटाइप तो पूरी पहली लाइन हो गई, पर जो मेरा मेथड का सिग्नेचर है वो सिर्फ मेथड का नाम और उसके पैरामीटर ही डिसाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सम और इंट ए इंट बी, तो ये मेरा हो गया मेथड का सिग्नेचर। इसमें तुम्हारा रिटर्न टाइप और एक्सेस स्पेसिफायर वगैरह नहीं आएंगे। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के बीच का डिफरेंस। अब जैसे मैंने पीछे फंक्शन बनाया था, मैंने मेथड बनाया था, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बोल रहा था कि ये मैं जो पैरामीटर कह रहा था, ये जो मैंने पैरामीटर बनाए हैं, ये अगर मैं तुमसे पूछूं क्या होगा, फॉर्मल पैरामीटर है या एक्चुअल? तो ये फॉर्मल पैरामीटर है। जब हम मेथड की डेफिनेशन में पैरामीटर जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। वो सिर्फ ये बताने के लिए होते हैं कि भाई ये मेथड ऐसी वैल्यू लेगा, इस टाइप की वैल्यू होगी और कितनी वैल्यू ये ले सकता है। तो जो हमने ये पैरामीटर बनाया इनको बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। लेकिन जब हम असली में वैल्यू उस टाइप की पास करवा देते हैं, उस समय वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो पहले फॉर्मल को दिखाता हूँ मैं। जैसे ये एग्जांपल था वॉइड ऐड इंट एक्स इंट वाई, तो यहाँ जो इंट एक्स और इंट वाई लिखे हैं ये मेरे हैं फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि ये मेथड की डेफिनेशन में है और ये वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, अब कॉल कैसे करते हैं अभी मैं छोटा सा समझा देता हूँ। हमें सिर्फ कॉल जब करते हैं, कॉल मतलब मैं उसको बुला रहा हूँ, फंक्शन को बुलाऊँगा, तो जब मैं उसको बुलाऊँगा मुझे उसका नाम लेना पड़ता है। जैसे तुम किसी को बुलाओगे तो उसका नाम लेके पुकारोगे ना, तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा कि भाई ऐड ज़रा इधर आइयो, इस तरीके से मैंने बुलाया। अब ऐड को खाली बुलाने से नहीं होगा, उसको वो वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी। मैंने बताया ना बड़े नखरे वाले होते हैं फंक्शन। अब इसने बोला है कि भाई ये 2 वैल्यू लेता है, इंट एक्स और इंट वाई, इंटीजर टाइप की 2 वैल्यू, तो वो मुझे पास करवानी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पर 5 और 10 पास करवाया। अब जो ये मैं वैल्यू पास करवा रहा, एक्चुअल में जो मैं दे रहा हूँ, इन्हीं को बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि असली में हम पास करवा रहे। ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि भाई ये ऐसी लेता है और ये तो हमने दी है, दिस इज़ द रियल वैल्यू, तो ये है एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ क्लियर है? तो ये 5 और 10 जो दिख रहे हैं ये है तुम्हारे एक्चुअल पैरामीटर। अब ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है वो है कॉल बाय वैल्यू। अब यहाँ पर मैं डिटेल में एक एग्जांपल भी तुम्हें समझाऊंगा कैसे मेथड की कॉलिंग हो रही है, कैसे काम होता है, पूरा फ्लो समझेंगे। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? इन कॉल बाय वैल्यू अब कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स वैल्यू इज पास टू द फॉर्मल पैरामीटर। जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है उसकी एक कॉपी पास करते हैं हम, ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाती, उसकी एक कॉपी जाती है। और क्योंकि हम एक कॉपी भेज रहे हैं तो इसलिए जो भी चेंज हमारे फॉर्मल पैरामीटर में होगा उससे हमारे ओरिजिनल जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे क्लास बना रखी है पास बाय वैल्यू नाम की, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है नम। इसके अलावा इस क्लास में 2 मेथड और हैं जो हैं कंप्यूट और टेस्ट कंप्यूट, ये इनका नाम है। इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, देखो ये इनका रिटर्न टाइप है वॉइड, तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अब देखो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, जो कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है ना उसकी एंट्री पॉइंट होता है हमारा मेन मेथड। तो कोई भी हमारा प्रोग्राम हो और तुमने मेन मेथड उसमें जहाँ पर बनाया है एग्जीक्यूट होना शुरू वो वहाँ से होगा, ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये बात याद रखना। जैसे घर का मेन डोर होता है, भाई घर कितना भी बड़ा है जहाँ मेन डोर होगा एंट्री तो वहीं से होगी ना, तो उसी तरीके से जहाँ पर मेन मेथड होगा एंट्री वहीं से होगी। तो इस वाले प्रोग्राम में जो मेन मेथड है वो यहाँ पर बना हुआ है, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। अब देखो यहाँ पर चीज़ जो है ध्यान में रखने वाली कि हमने क्लास के अंदर बनाए हैं मेथड, 2 मेथड, ठीक है ना, तो इनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब हमने मेन मेथड बनाया इसके अंदर देखो हमने सबसे पहले क्या काम करा, ऑब्जेक्ट बनाने का। हमें ताले की चाबी चाहिए ना, तो हमें इस क्लास की चाबी चाहिए, जो चाबी है यहाँ ओबीजे नाम की। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ओबीजे जो हमने बनाया है यहाँ पर। उसके बाद
OBJ की मदद से, अभी चाबी मिल गई हमें, अब इसकी मदद से हमने टेस्ट कंप्यूट नाम के मेथड को चलाया। ठीक है, डॉट करके कॉल करते हैं, डॉट करके लिखा टेस्ट कंप्यूट, और ये इसको हमने कॉल किया। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये कुछ लेता नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मेथड कोई भी पैरामीटर ना ले, जो इस केस में हो रहा है। तो यहाँ पर टेस्ट कंप्यूट को जब कॉल करी, यहाँ पर आए, इसकी बॉडी होना शुरू हो जाएगी एग्जीक्यूट, यहाँ से यहाँ तक है। तो होगा क्या, नम में आ गई 5 वैल्यू, नम में 5 आया। उसके बाद प्रिंट होगा ओरिजिनल वैल्यू, जो क्या है नम में जो है वो क्या है 5, तो लिखाएगा ओरिजिनल वैल्यू और उसके बाद 5 प्रिंट हो जाएगा। चलो यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंप्यूट वाले मेथड को कॉल लगाई। अब इस कंप्यूट के अंदर हमने क्या भेजा, नम भेजा। ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये जो नम है ये हो गया हमारा एक्चुअल पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर हो गया हमारा। और जो ये नम नाम के वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है, वो थी 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम पास करवा रहे हैं वो है 5। जैसे हमने ये करा, अब यहाँ से कहाँ कॉल लगेगी, देखो अभी पहले कॉल यहाँ से जब इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था तो सीधा हम आए थे यहाँ पर इस वाले फंक्शन पे जंप करके। अब लेकिन यहाँ से कॉल लगी, अब हम जंप करके जाएंगे जहाँ पर कंप्यूट बना हुआ है, कंप्यूट है यहाँ पर बना हुआ, तो यहाँ से ऊपर कूद के गए। अब ये लेता था एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का, इसलिए हमें यहाँ पर देना भी पड़ा। वो मैंने बताया था ना, बड़ा ज़िद्दी होता है मेथड। तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू दी, यहाँ पर आई वो वैल्यू 5। अब ये जो n है यहाँ पर, ये तो है हमारा फॉर्मल पैरामीटर, ये है फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो वैल्यू आई 5, अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये जो यहाँ पर वैल्यू है ये एक कॉपी है इसकी, जो ये एक्चुअल नम था। अब अगर मैं यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, उससे मेरी ये इस वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ कैसे, देखो यहाँ n में क्या किया, n इंटू 2, तो n में था 5 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 10, तो भैया n में तो आ गया 10, तो आने दो, n में आया ना 10। प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू इन मेथड कॉल, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगी भाई। यहाँ पर बॉडी ख़त्म हुई इसकी। उसके बाद वापस लौट के आएंगे कहाँ, यहाँ पर। अब यहाँ पर आएंगे, अब हमने उसके बाद क्या करा, हमने प्रिंट करा वैल्यू आफ्टर मेथड कॉल प्लस नम। लेकिन नम में क्या कोई चेंज हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। नम था पहले 5, अब भी क्या है वो 5 ही है। तो इस तरीके से काम होता है कॉल बाय वैल्यू में। यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। और मुझे उम्मीद है तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि कैसे हम कॉल करेंगे मेथड को, और किस तरीके से हमारी जो जंप लगती है जब मेथड कॉल होता है, कैसे हम उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, वो सब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इतना हो गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉल बाय रेफरेंस। इसका प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं आता, बस इसकी डेफिनेशन थोड़ा हम समझ लें, वही इंपॉर्टेंट है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कॉल बाय रेफरेंस ठीक उसका उल्टा होता है। वहाँ पर हम कॉपी भेजते थे कॉल बाय वैल्यू में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेमोरी का जो एड्रेस है वही भेज देते हैं। यहाँ पर वैल्यू की कॉपी नहीं जाती। एक तरीके से हम उसे ये बता देते हैं कि भाई जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कहाँ पर रखी हुई है। तो ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पर रखी हुई है अगर वही मैं किसी को बता दूँ, तो अगर वो जो भी चेंजेस करेगा वो ओरिजिनल वैल्यू में भी तो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम मेमोरी लोकेशन जो होती है हमारी, दोनों के लिए सेम होती है, फॉर्मल के लिए भी और जो तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर उसके लिए भी। और इसलिए कुछ भी किसी ने भी चेंज कर दिया तो वो मेन वैल्यू में रिफ्लेक्ट करेगा, वो दोनों के लिए रिफ्लेक्ट करेगा। तो देयरफॉर एनी चेंजेस मेड टू द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर। इसलिए जो ये है, इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा तुम्हें इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रोग्राम वगैरह या एग्जाम्पल नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्योर और इम्प्योर मेथड पर। तो जो प्योर मेथड है ये क्या करता है, इसकी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन के इसके क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं, तो 1-2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, फिर इसका एग्जांपल से तुम्हें मैं क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर होता क्या है, इट डज़ नॉट चेंज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई जब यहाँ पर हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो जो इनिशियल स्टेट होती है ऑब्जेक्ट की वही रहती है बाद में भी, ये चेंज नहीं करता। और इट ऑलवेज रिटर्न द सेम वैल्यू, जब सेम आर्ग्यूमेंट हम देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू ही देगा। जबकि इम्प्योर क्या करता है, नाम ही है उसका इम्प्योर, वो चेंज कर देगा स्टेट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और हमेशा सेम वैल्यू नहीं देता, अगर तुम भले ही सेम आर्ग्यूमेंट पास भी कर दो। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने डेमो नाम की क्लास बना रखी है और इसके अंदर क्या कर रखे हैं, ऐड नाम का एक मेथड है, एक चेंज डेटा नाम का मेथड है। अब यहाँ पर इनकी जो स्ट्रक्चर है उससे समझो और मुझे बताओ कि कौन सा वाला इम्प्योर है और कौन सा वाला प्योर मेथड है।
यहाँ पर ये दो वैल्यू इनपुट में लेता है, ए और बी, दोनों इंटीजर टाइप की हैं। अब ये करता क्या है, वैल्यू को लेने के बाद उनका सम करके रिटर्न कर देता है। ये तो इसने करा। दूसरे वाले ने क्या करा, इसने एक वैल्यू ली न्यू वैल्यू नाम की, और उसने वो न्यू वैल्यू डेटा वाले वेरिएबल को असाइन कर दी। डेटा क्या था हमारा, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल था, ठीक है ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके पास ये डेटा नाम का वेरिएबल की हर एक के पास अपनी अपनी कॉपी होगी। ये कर क्या रहा है, ये उसकी वैल्यू जाके चेंज कर रहा है, उसमें न्यू वैल्यू असाइन कर रहा है। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें छेड़खानी कर रहा है ना। तो ये जो छेड़खानी कर रहा है ये क्या हुआ मेरा, ये इम्प्योर मेथड हुआ। ये तो चेंज कर रहा है ना स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको मैं जितनी बार कॉल करूँगा ये उतनी बार वैल्यू असाइन करेगा, चेंजेस कर देगा। जबकि मैं इसको कितनी बार भी कॉल लगाऊं, जो मेरा ऐड नाम का मेथड है ये कोई चेंज नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट की स्टेट में। ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल था वो डेटा था, तो उसमें तो ये कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो बस ए और बी का ऐड करके उनको रिटर्न कर रहा है। तो ये मेरा प्योर मेथड है। मुझे उम्मीद है तुम्हें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स पर। तो वो मेथड जिनको हमें एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्लास के इंस्टेंस की मतलब ऑब्जेक्ट की, तो उनको हम बोलेंगे नॉन स्टैटिक मेथड। लेकिन वो मेथड जिनके केस में हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे स्टैटिक मेथड। अब जिनको हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस करेंगे उनके लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, तभी तो हम उन्हें स्टैटिक मेथड भी बोलते हैं। और ये हमें एक्सेस अगर हम बिना ऑब्जेक्ट के करें तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें क्लास के नेम की मदद लेनी पड़ती है इनको एक्सेस करने के लिए। अब मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से कैसे ये हो रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ क्लास बनाई है डेमो क्लास। अब यहाँ तुम्हें दो मेथड दिख रहे हैं, एक में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। एक का नाम है फाइंड क्यूब स्टैटिक, एक का नाम है फाइंड क्यूब। कुछ ना कुछ ये दोनों कर रहे हैं काम। अब जब इनको कॉल लगाई तो मेन मेथड के अंदर से लगेगी कॉल। मेन मेथड है जो एंट्री पॉइंट है, तो हमने मेन मेथड बनाया है। डेमो क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस ऑब्जेक्ट से मैं नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ जिसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा है, वो है हमारा फाइंड क्यूब वाला मेथड। ठीक है, तो इसको मैंने ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कैसे करी, ऑब्जेक्ट लिखा फिर डॉट करके फाइंड क्यूब लिखा। अब क्योंकि ये फाइंड क्यूब लेता था एक वैल्यू इनपुट में, तो इसको हमने 4 इनपुट में दिया। तो इसने क्या किया, इसने क्यूब निकाला है 4 × 4 × 4 करके, जो वैल्यू आई उसको इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये तो इसका काम हुआ। अब आते हैं स्टैटिक कीवर्ड पे। स्टैटिक वाला है जो हमारा, उसके केस में हमने कॉल कैसे किया, उसका नाम था फाइंड क्यूब स्टैटिक। उसको कॉल करने के लिए हमें क्लास का नाम की ज़रूरत लेनी पड़ी, तो हमने क्लास का नाम डॉट करके उसको कॉल किया। तो स्टैटिक जो मेथड होते हैं उनको हमें क्लास के नेम की मदद से कॉल करना पड़ता है, इनके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी इनपुट ले रहा था वैल्यू, तो हमने इसको भी इनपुट में दी, इसने भी 4 इनपुट में लिया, और इसने भी क्या करा, उसका इसने क्यूब करके उसको रिटर्न कर दिया। और हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो उसने रिटर्न करी। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यहाँ भी 64 आएगी, यहाँ भी 64 आएगी, बट काम करने का तरीका अलग है। अब आते हैं मेथड ओवरलोडिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है, तुम्हें पता ही है सेक्शन बी में किसका 15 मार्क्स का। तो मेथड ओवरलोडिंग कब हो रही होगी पहले ये समझते हैं, फिर इसका बेसिक समझेंगे, ताकि अगर वो क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट करते हो तो आराम से उसको सॉल्व कर पाओ। मेथड ओवरलोडिंग मेरी 3 केसेस हैं यहाँ पर जिनमें हम बोल सकते हैं कि भाई मेथड ओवरलोडिंग हो रही है। बट उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेथड ओवरलोडिंग होने के लिए एक मेथड एक से ज़्यादा बार कम से कम तुम्हारे प्रोग्राम में आए। फॉर एग्जांपल मेरा एक ऐड नाम का मेथड है, तो ये कम से कम 2 बार तो हो मेरे प्रोग्राम में, तभी मैं बोल पाऊँगा कि भाई ओवरलोड हो रहा। कोई मेथड एक ही बार है तो हम नहीं बोल सकते कि मेथड की ओवरलोडिंग हो रही, या 2-3 अलग अलग मेथड है तब भी नहीं बोल पाएंगे मेथड ओवरलोडिंग हो रही। कम से कम एक ही नाम का मेथड हो जो एक से ज़्यादा बार आ रहा हो और उसका हमने अलग अलग तरीके से यूज़ किया हो, तभी हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग हो रही। अब उसमें भी कई सिनेरियो हैं, ऐसा नहीं है कि तुमने मेथड बना दिए सेम नाम के 2 और बोलोगे कि ओवरलोड हो गया। भाई सिंटैक्स एरर भी आ जाएगा, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है, तभी हम बोल पाएंगे कि सही में मेथड ओवरलोडिंग हो रही। तो जो बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि 2 मेथड बना तो दोगे सेम, जैसे मैंने बनाया वॉइड ऐड, एक और बना दिया मैंने वॉइड ऐड। अब बोला है टाइप ऑफ पैरामीटर शुड डिफर,
मान लो इसके अंदर पैरामीटर है इंट ए, इसके अंदर भी है इंट मान लो बी लिखा, क्या ये सही है? ये गलत है। इस समय कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा मुझे, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गए, दोनों मेथड का नाम सेम है और दोनों वैल्यू भी सेम ही लेते हैं इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ बोली है वो ये बोला है कि भाई कम से कम जो ये वैल्यू ले रहे इनपुट में उनका टाइप तो अलग हो। अब अगर ये इंटीजर ले रहा है तो यहाँ पर ये डबल ले ले, डबल ए, तो भी चलेगा, क्योंकि भाई कंपाइलर को समझ में तो आ जाएगा जब हम कॉल करेंगे कि डबल वैल्यू मैं दूंगा तो उसे पता है कि इस वाले को कॉल करनी है, इंटीजर वैल्यू दूंगा तो पता है उसे कि इस वाले को कॉल करनी है। इसलिए तो टाइप ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, पहली चीज़। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो हमारा पैरामीटर है उनका नंबर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं वही सेम मेथड ले लेता हूँ, इसके अंदर है इंट ए कॉमा इंट बी और ये वाला है सिर्फ इंट ए, एक वैल्यू ले रहा है, ऊपर वाला दो वैल्यू इनपुट में लेता है। उससे भी हम पता कर सकते हैं कि भाई जब मैं कॉल करते हुए दो वैल्यू दूंगा तो कंपाइलर को पता है कि उसे इस वाले को कॉल लगानी है, लेकिन एक वैल्यू दूंगा इंटीजर टाइप की तो भी उसे पता है कि उसे दूसरे वाले को कॉल लगानी है। तो इस केस में भी समझ में आ सकता है, कंपाइलर डिफरेंस कर सकता है। तो या तो टाइप अलग हो या नंबर ऑफ पैरामीटर ही अलग हो तो भी चलेगा। तीसरा केस हो सकता है या तो दोनों हो जाए कि भाई नंबर ऑफ पैरामीटर भी अलग है और टाइप भी अलग है। जैसे यहाँ पर मैं सेकंड वाले के केस में इंट ए की बजाय यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ, जैसे बुलियन ले लेता हूँ। चलो मैंने ले लिया बुलियन बी। तो भाई ऊपर दो पैरामीटर है, नीचे एक पैरामीटर है, नंबर भी अलग है, और ऊपर वाले का टाइप है इंटीजर, नीचे वाले का है बुलियन, तो ये भी ठीक है भाई, टाइप भी अलग हो गया। तो या तो ये हो, तो ये बातें हैं जो इनमें से कोई भी हो जाए, ऊपर वाला चल जाए तो भी ओवरलोडिंग हो रही है, ये वाला हो गया तो भी ओवरलोडिंग है, तीसरा वाला हो गया तो भी ओवरलोडिंग, पर मेथड के नाम सेम होने चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से थोड़े और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेप एरिया नाम की क्लास बना रखी, उसके अंदर मैंने कुछ मेथड बनाए हैं। तो पहला मेथड उसका नाम है एरिया, दूसरा वाला है उसका नाम भी है एरिया, तीसरा वाला है उसका नाम भी है एरिया। अब यहाँ पर जो मेरा पहला मेथड है वो एक वैल्यू लेता है, दूसरा वाला दो वैल्यू लेता है, पर तीसरा वाला फिर से एक वैल्यू लेता है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि मेथड ओवरलोडिंग हो रही कि नहीं हो रही, तो देख के बताओ। यहाँ पर पहले वाले के केस में जो टाइप है वो है डबल, ठीक है, और सिंगल पैरामीटर है। यहाँ पर इंटीजर है और दो पैरामीटर है, तो इन दो के केस में तो हो रही है मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि यहाँ पर टाइप भी अलग है और पैरामीटर भी अलग है, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर भी अलग है। तीसरे के केस में सिंगल पैरामीटर है पर वो इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पर भी एक पैरामीटर है, ऊपर भी एक पैरामीटर है, लेकिन ऊपर वाला डबल टाइप का है। तो ये तीनों अपने आप में यूनिक हो गए हैं और हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर हो रही है मेथड ओवरलोडिंग। अब यहाँ पर जब हम कॉल करेंगे तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा ज़रा वो भी समझ लेते हैं। तो कॉल जब हम करेंगे तो कहाँ से होनी शुरू होगी कॉल? एंट्री पॉइंट कहाँ होगा हमारा? मेन मेथड में होगा एंट्री पॉइंट। तो पहले देखते हैं मेन मेथड कहाँ पर है हमारा भाई। तो मेन मेथड है हमारा यहाँ नीचे बैठा हुआ, ये रहा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इसके अंदर सबसे पहले क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि भाई क्लास हमारा क्या है, एक घर है जिसकी चाबी हमने बनाई नहीं, अब बना ली ना चाबी ओबीजे नाम की। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मेथड चलाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की मदद से एरिया मेथड को कॉल किया और 5.5 वैल्यू इसमें पास करी। अब 5.5 वैल्यू जब हमने पास करी तो कंपाइलर देखेगा कि ये 5.5 कैसी वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू है। तो पॉइंट वाली वैल्यू को कौन ले सकता है? सिर्फ ये ले सकता है डबल, जिसका हमने पैरामीटर का टाइप दे रखा है। इसने इनपुट में लिया, यहाँ पर आया 5.5, अंदर क्या होगा डबल ए। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से सीधा जब हमने यहाँ लिखा 5.5 तो यहाँ से सीधा कॉल कहाँ जाके लगी, यहाँ से सीधा कॉल जाके ये ऊपर वाले को लगी, इस वाले को। तो इसकी बॉडी चलनी शुरू हो जाएगी जो ये है। तो क्या होगा, डबल टाइप का जो वेरिएबल है ए नाम का, उसमें 3.14 इंटू रेडियस, तो ऐसा बनेगा 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब ये होने के बाद ए में जो भी वैल्यू आई उसको हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, तो आउटपुट में वो प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आता है ये मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगा। ये तो हुआ। जब इसको कॉल लग गई उसके बाद वापस भी तो लौट के आएंगे, तो वापस जब यहाँ से लौट के आए यहाँ पर, अब अगली लाइन में आए
तो अब हमने देखा अब दोबारा कॉल लगा रहा वो ऑब्जेक्ट किसको, एरिया नाम के मेथड को, लेकिन वो वैल्यू इस बार 10,20 पास कर रहा। अब 10,20 जब देखने गए कंपाइलर ने देखा कि भाई ये 2 पैरामीटर तो सिर्फ ये वाला लेता है, तो अब यहाँ से फिर से कॉल पड़ी सीधा ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाके तो इसकी बॉडी चलेगी। अब इसकी बॉडी चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर L इंटू बी हो रहा, तो 10 L में आया था, B में आया था 20, तो 10 इंटू 20 कितना हो गया भाई 200। तो जो 200 है वो हमारा A में आया, फिर हमने प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अब प्रिंट हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना तुम्हारा 200 करके डिस्प्ले में आ जाएगा। फिर जब इसको कॉल वॉल सब लग गई, फिर यहाँ से जब हम लौट के आए नीचे, तो अब हम यहाँ पर आए, फिर से इस ऑब्जेक्ट ने एरिया को कॉल किया और 4 वैल्यू दी। अब जब 4 वैल्यू दी कंपाइलर देखेगा कि भाई इंटीजर वाला पैरामीटर कौन ले रहा, तो उसने देखा कि यार ये 4 जो है ये सिर्फ हमारा ये वाला ले सकता है इंटीजर टाइप की, जिसकी डेफिनेशन में है पैरामीटर वो ये है, तो ये मिला जो 4 वैल्यू ले सकता है, यही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसको जब कॉल पड़ी, फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब इसकी जो बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, साइड इंटू साइड, तो साइड में कौन आया 4 आया, तो 4 इंटू 4 हुआ कितना हो गया भाई 16 हो गया। तो ए में आया 16, उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ लिखा आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है वो है 16। ये होने के बाद इसकी बॉडी जब चल गई यहाँ से लौट के आए किधर को, इसके बाद क्या था, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट, तो मतलब यहाँ पर हमारा मेन मेथड हो रहा है बंद, बस मेन मेथड बंद हुआ, उसके बाद तुम्हारी यहाँ पर क्लास भी क्लोज होगी और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये जो 3 आउटपुट तुम्हें दिख रहे हैं वो आएंगे। तो ये हुई हमारी मेथड ओवरलोडिंग और ऐसे इसमें काम होता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक यार सब कुछ समझ में आ गया होगा और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी लगी तो मुझे बताना कमेंट में कि भाई समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगी है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए मेथड ओवरलोडिंग वाले उनको भी कवर कर दूँ बारी बारी, तो मुझे बताना, मैं उनको भी कवर कर दूँगा। फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।